मैं दिला दूं। कैसा रोए? मम्मी तेरे बब्बू भैया का निकाह है? जरूर आई हो। बब्बू बड़ा याद करता है तुझे। नमस्कार। व्यंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस रूबरू कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ रूबरू होने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं भाषा सुंबली जी, जो कि न सिर्फ एक अदाकारा हैं बल्कि एक थिएटर डायरेक्टर भी हैं और साथ ही लेखिका भी हैं। मैं आपका भाषा जी हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा जी, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि आपका जम्मू से मुंबई का सफर कैसा रहा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जम्मू एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतना टैलेंट है, लेकिन वहां से निकलते हुए मुंबई तक पहुंचना और मुंबई में एक अपने आप को स्थापित करना आसान नहीं रहा होगा। तो मैं सबसे पहले आपकी जो ये जर्नी रही है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। जरूर। तो मैं इस तरह से शुरू करूंगी। बेसिकली कश्मीर में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद हमें निष्कासन झेलना पड़ा। फिर हमें जम्मू में शरण लेनी पड़ी और वहीं मेरी पढ़ाई हुई। और फिर पढ़ते पढ़ते जो वहाँ का जो माहौल था उसमें मैंने शुरुआत ऐसे हुई कि पाकिस्तान का एक बार एक ग्रुप है, अजोका ग्रुप, जो बुल्ले शाह नाटक लेकर आया था। और तब मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, तो मैंने जब वो नाटक देखा तो उससे मुझे एक अंदर की आवाज एक जागी कि भाई नाटक करना है बेसिकली। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए। वहाँ पे हमारे स्वर्गीय मोतीलाल कैमू जी के साथ मैंने अपना पहला नाटक किया, जो कि भांड पथर स्टाइल में था, जो कि हमारा जो फोक फॉर्म है JNK का। और तो इस तरह से जो एक लकीली जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप और थिएटर को समझ रही थी, तो मैंने देखा कि जो मेरे शहर की वाइब थी वो बहुत प्यारी, बहुत ही कल्चरल एक्टिविटीज से भरी हुई, जो कि एक किसी भी यंगस्टर्स को मतलब चाहिए होती है। उससे आपको वो एक पुश मिलता है, आप सही डायरेक्शन में आप लकीली आई वाज एक्सपोज टू ग्रेट परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस। उन दिनों हो रहा था ऐसा जम्मू में। अभी मुझे पता नहीं हालात कैसे हैं। मतलब मैं अभी कोविड के टाइम्स की बात नहीं कर रही, उसके बाद से हालात उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उस जमाने में, मतलब जमाना कह रही मतलब कि मेरे कॉलेज के दिनों की बात है, बहुत ही अच्छे उस वाइब्रेंट और उस कल्चरल माहौल से आपको एक अच्छा पुश मिलता है। एंड दैट्स हाउ यू फर्दर एक्सप्लोर कि भाई ड्रामा में आगे आगे क्या है। तो मैंने NSD का फॉर्म भरा, अप्लाई किया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया और मेरा उसमें दाखिला हुआ। तो फिर इस तरह से फिर NSD में मेरा प्रशिक्षण हुआ अभिनय को लेकर। और फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गई। जी, जैसे कि आपने एक अपनी जर्नी शुरू की एक्टिंग के फील्ड में, जब तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है और जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है। और आज के समय में शायद सबको बहुत जानने की जरूरत है, एक अपने आप को पूरी तरीके से एक कलाकार बनाने के लिए और एक एक्टर बनाने के लिए एक जो बेसिक अगर कोई एजुकेशन हो सकती है तो वो इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा तो गुरु शिष्य परंपरा रही है। और जो कुछ भी सीखना है, खासतौर से जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड है, तो उसमें इसी परंपरा के अंतर्गत ही सीखा जा सकता है। तो आपने कुडियट्टम सीखा और कुडियट्टम भी वो भी आपने गुरु वेणु जी से सीखा, जो कि एक प्रख्यात कलाकार के साथ साथ ही एक बहुत ही अच्छे गुरु भी रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे ये आर्ट फॉर्म एक खत्म होने की कगार पे है, तो क्या चीजें थी जो आपको अट्रैक्ट की कि आप इसे सीखना चाहती थी, और फिर उसके बाद आज के लोग जो इसे लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या सोचती हैं? देखिए, NSD में क्या होता है ना, आपको अलग अलग विधाएं सिखाई जाती हैं अभिनय से जुड़ी और निर्देशन और जो भी, जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे
या हमारे भारत में देख लीजिए या पाश्चात्य देख लीजिए, जो भी अलग-अलग संस्कृतियों के जो अलग-अलग नाटक की परंपराएँ रही हैं, उनसे आपको अवगत कराया जाता है। ऑब्वियसली अब 3 साल में आपको सारा तो सिखा नहीं पाएँगे सारे विश्व का, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आपको सब जगह से अवगत कराते हैं। तो इसी सिलसिले में एक बार हमारा एक जो इनपुट था वो कुडियाट्टम था। तो 3 महीने के लिए हमने वो सीखा वेणु जी के इसमें मतलब उनके गाइडेंस में। तो मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि एक तो प्राचीन है, आपका भारतीय है और प्राचीनतम है और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि इट्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि इट टॉक्स ऑन योर मतलब ये आपकी ब्रेथ पे बात करता है। इट टॉक्स अबाउट योर ब्रेथ, जो कि बाहर मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई एक्टिंग का जो विधा है वो करती है। क्योंकि जो आपका मेन जो है कि हर एक भाव जो है उसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेथ होती है। उस पर बात करता है, उस टेक्निक पर काम करता है। बहुत ही रहस्यात्मक चीज़ें हैं ये, जब इनको सीखते हैं तो हमें जानने को मिलती है बतौर एक्टर्स कि अच्छा ब्रीदिंग का भी इतना काम है क्या? हमें तो पता ही नहीं था। ब्रीदिंग को तो हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं या हमें लगता है कि डीप ब्रीथ करना है जब मेडिटेशन करनी है, ऐसा लगता है ना? लेकिन जब आपको काम कराया जा रहा है कि मैं आपको एक कोटेशन भी बताऊंगी, मतलब कोटेशन नहीं, श्लोक है नाट्यशास्त्र का कि यतो हस्तस् ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। यानी क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, जो परफॉर्मेंस लैंग्वेज है कुडियाट्टम की, वो आपका वाचिक जो है सीधा-सीधा जैसे प्रोसिनियम या रियलिस्टिक थिएटर जब करते हैं तो डायलॉग बोलना नहीं, ऐसा नहीं है, मुद्रा की लैंग्वेज है और वो कोडिफाइड लैंग्वेज है, क्लासिकल तरीका है ये। तो कोडिफाइड लैंग्वेज में जब कहते हैं कि जब जहां आपका हाथ जाएगा, यानी मुद्रा, जहां आपका हाथ जाएगा वहां आपकी दृष्टि फॉलो करना है, दृष्टि फॉलो करेगी, दृष्टि को फॉलो करेगा आपका मन, मन से आपका भाव कनेक्टेड है और वहीं से रस निष्पत्ति होगी, जिसका नाट्यशास्त्र में वर्णन है। तो इसके लिए एकाग्रता कितनी चाहिए, एकाग्रता, और फिर ये ज्ञान की कौन सा ब्रीदिंग कैसे करना है, जो नवरस की जो साधना है, जिसके तहत फिर मैंने फर्दर एडवांस ट्रेनिंग ली एनएसडी के बाद ली। एनएसडी खत्म हुआ, सारी विधाएं हमने सीखी, रियलिस्टिक, वेस्टर्न, मॉडर्न, ड्रामा, कंटेम्प्रेरी सब सीखा। और लेकिन कुडियाट्टम की जो एक वो जो थी वो फैसिनेशन अभी भी बनी रही। तो मैंने एक इनलैक्स इंडिया फाउंडेशन की एक ये होती है स्कॉलरशिप, वो मुझे मिली और मैंने एडवांस ट्रेनिंग के लिए बतौर कंटेम्प्रेरी एक्टर कुडियाट्टम क्या हेल्प कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है, देखिए मुझे काम तो आई एम नॉट अ कुडियाट्टम एक्सपोनेंट ना, मैं वो तो कुडियाट्टम एक्सपोनेंट आपको 15-20 साल की घना परिश्रम और उसके बाद जाके गुरु की इच्छा, गुरु की आज्ञा कि आप परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, इन सब की चीजों की जरूरत है। तो मैं तो वो नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और उसको हाँ अप्लाई करती हूँ यहाँ पे। मैं जब आज फिल्मों में या टीवी में या थिएटर में काम करती हूँ तो उसको अप्लाई करती हूँ और इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। एक्टिंग जब आपको सिखा दी जाती है तो आपकी इच्छा है, मेरे को कलाकार जो मेरे साथी कलीग्स है, सपोज उनको कोई माइकल जैकब की टेक्निक सूट करी, इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। वो आप उसमें क्या मिलाना चाह रहे हैं, ये आपके अपने अपने एक्टर के अपने प्रोसेसेस होते हैं जो चलते रहते हैं। सो कुडियाट्टम का मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। बात कही कि जो यंगस्टर्स हैं कैसे ये लुप्त हो रही है विधा और इसका क्या इस विषय में चिंतन। देखिए मैं ये बताऊंगी, जाहिर सी बात है इसको संरक्षण मिलना चाहिए एज अ कला, एज एन आर्ट फॉर्म, इसको संरक्षण मिलना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात ये है कि पिछले कई सालों, ये वेणु जी की बताई हुई बात है, पिछले कुछ सालों में क्या होता है कि इंटरनेशनल संरक्षण आपको मिलता है क्योंकि बाहर के लोगों को कदर है, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं उनको कदर नहीं है, तो उनका संरक्षण नहीं मिलता। उनको लगता है कि नहीं ये क्या है, ये तो ऐसे ही वो उसको अंडरमाइन करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ओवरऑल जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, जितनी भी एंशिएंट हमारी जो जैसे हमारी परंपराएं हैं, गुरु शिष्य परंपरा हो गई, ज्ञान की परंपरा हो गई, कलाओं की परंपरा हो गई, संस्कृति, इस सब को लेकर एक हमारे अंदर कुंठा तो है ही। अब ये इज इट बिकॉज ऑफ द स्लेवरी दैट वी हैव बीन फोर्स्ड टू, या क्या है मुझे पता नहीं, ये क्या हमारा जो एक माइंडसेट है भारतीयों का, तो उसको लेके हमारे पास जो खजाने हैं उनको लेके उनको नकारना, जो बाहर का है उसको आइडलाइज करना, शायद उस चक्कर में या क्या है कि इसको उतना जो सरकारी तौर पे एक संरक्षण मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, वो उतना ज्यादा नहीं है। हालांकि
कि मैं आज बात कर पा रही हूँ इस पे ये बिकॉज एक सरकारी इंस्टीट्यूट से ही मैंने इसके बारे में जाना है। आई शुड गिव दैट ड्यू आल्सो वेयर इट इज, वेयर जहाँ ये बनता है। बट एट द सेम टाइम दूसरी बात आपने कहा कि जो युवाओं का इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, कितना है, वो देखिए मैं अभी क्या है ना कि एवरीबडी वांट्स प्रसिद्धि, लेकिन प्रसिद्धि के शब्द में मूल में सिद्धि है, और सिद्धि के लिए आपको थोड़ा कमर कसनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। नोबडी वांट्स टू डू द सिद्धि, लेकिन प्रसिद्धि के पीछे सबको भागना है। तो यही कारण है, अब जब आपको इतनी गहन परिश्रम, इतनी गहन साधना, इसको साधना बोलते हैं इसको, तो अगर आपको इतनी साधना करनी है तो ही तो फिर बात बनेगी ना। वो किसी को चाहिए नहीं, सबको शॉर्टकट्स चाहिए। ये भी एक कारण है कि जो ट्रेडिशनल परंपराएं जो है, ये जो गुरु शिष्य वाली परंपरा है, जैसे मैंने कहा 15 साल आप सीखते हैं, उसके बाद गुरु आपको आज्ञा देते हैं कि आप परफॉर्म कर पाए कि नहीं। जी। तो हुआ कि मैं एक छोटा सा किस्सा भी इसका बताऊंगी। कुडियाट्टम जब पहले दिन हमारी ओरिएंटेशन के दौरान एक छोटा सा लेक्चर था 3 घंटे का, और क्या होता था ना, ये लोग लेक्चर्स रखते थे लंच टाइम के बाद। तो जितने भी लोग आते थे लेक्चर देने, कोई भी लेक्चर हो, एक पूरा 15 दिन का सीरीज होता है, आपको ना उस चीज में इनिशिएट किया जाता है जब बिल्कुल शुरुआत के दिन होते हैं एनएसडी में। तो हर कोई हम में से, जो बैचमेट्स में से हर कोई पानी डाल डाल के आंखों में ऐसा जागने की कोशिश करते थे लेक्चर्स में। और जिस दिन कुडियाट्टम का हमारा लेक्चर था, पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर वेणु जी का, उस दिन भी कोई बिल्कुल ऐसा पूरा प्लान था कि भाई सोना है, तो सब लोग पीछे पीछे का वो लेते हैं कुर्सी, और ये तो सब जानते हैं कैसे होता है ये सब चीजें। तो लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही जिनसे मेरी आंख खुल गई। मैं पूरी नींद की तैयारी में थी, सच कह रही हूँ, ऐसी बातें कही। और रेणु जी का तो जो एक पूरा पर्सोना है, वो इतना शांत है, वो बिल्कुल आराम से बोल गए वो बातें। और मैंने तब देखा कि जब ध्यान आपका लगता है ना, तो आपको यू डोंट नीड समबडी टू शाउट टू मेक यू स्टे अवेक। उन्होंने बोला कि, उन्होंने कुछ बातें बोली, बोला कि द मोर एंशिएंट यू आर, द मोर ऑथेंटिक यू आर, the more tribal you are, the more original you are, the more you are connected with your breath is directly related to how much कुछ ऐसी बातें, मतलब ब्रेथ पे, अपनी ओरिजिन पे, मैं एथनिसिटी नहीं बोलूंगी, पर मेरा कहने का मतलब कि आप पुरातन जो है ना, वो ऑथेंटिक है। उसके बाद का तो सब कुछ मुझे लगता है जो थोड़ा सिंथेटिक होता जाता है। जो वो कह रहे हैं वो सारी ब्रेथ और आपके बेसिकली इट्स वेरी स्पिरिचुअल आल्सो व्हाट ही इज सेइंग। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब आध्यात्मिक बातें हैं। तो मैं एकदम से वो बोली कि क्या बोल रहे हैं, क्या ब्रेथ। और फिर उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बताए कुडियाट्टम एक्टर्स के। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताती हूँ कि अब इसमें क्या है, इस विधा में कोई प्रॉप नहीं है, कोई चीज आपके पास, कोई कॉस्ट्यूम नहीं, मतलब कोई प्रॉप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ मैं गन है तो गन है हाथ में, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सब कुछ शून्य से क्रिएट करते हैं। तो एक उन्होंने बात बताई कि एक एक्टर था, वो परफॉर्म कर रहा था, और उसने ये परफॉर्म करना था, द एपिसोड वाज सच कि एक जो अभिनेता है, जो हमारा जो हीरो नायक है, वो पेड़ के पीछे छुप रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ना कोई सेट है, ना कोई प्रॉप है, ना कुछ है, लेकिन वो अभिनेता को पेड़ के पीछे छुपना है। अब कुडियाट्टम में क्या होता है, एक लैंप रहता है आगे छोटा सा, वो कोई बाधा नहीं देता मेरे मतलब मैं अगर अभिनेता हूँ, आप दर्शक हैं, तो आपके मेरे बीच में छोटा सा लैंप रहेगा, क्योंकि उस लैंप का भी एक बड़ा ही आध्यात्मिक, बड़ा ही रहस्यात्मक उसकी एक प्रेजेंस जरूरी है, बिकॉज यू आर बेसिकली परफॉर्मिंग इट फॉर द लैंप, ऐसा मानते हैं। तो लैंप साक्षी है आपका, और इसका वी आर नॉट परफॉर्मिंग इट फॉर द ऑडियंस, वी आर परफॉर्मिंग इट फॉर द लैंप। तो वो छोड़िए उसको, तो अब उसको पेड़ के पीछे छुपना है। उस एक्टर ने ऐसा छुपने का अभिनय किया, और वो कहीं भी हिला नहीं, क्योंकि आप जानते हैं चौक की मुद्रा में हम स्टैंस में खड़े होते हैं और ज्यादा मूवमेंट है नहीं। वो ऐसा छुपे हैं कि आप यकीन मानिए, वो ऐसा छुपने का अभिनय उन्होंने ऐसा किया कि जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस मान लीजिए मैं तो ऐसे कुर्सी में बैठ के देख रही हूँ, तो ऑडियंस ऐसे होकर देख रही कि भाई मैं इधर से देख लूं, जबकि वहां कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा अदृश्य पेड़ प्रकट किया, ऐसा अदृश्य पेड़ प्रोड्यूस किया सामने ऑडियंस के, कि जिस अदृश्य पेड़ के पीछे छुपे अभिनेता को देखने के लिए ऑडियंस जो है वो अपनी कुर्सी से दाएं और बाएं हो रही है। यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, द पावर ऑफ योर माइंड,
इट्स द पावर ऑफ योर माइंड। ये अभिनेता, ये तो यार, ये तो रियलिस्टिक में भी अगर आप सचमुच गत्ते का पेड़ 3D लगा लो और उसके पीछे छुप जाओ, तब भी ना करे कोई, अगर आपने वो कनेक्ट नहीं कर लिया ऑडियंस से। ऑडियंस हो जी सकती है, अगर एक वीकर प्रेजेंटेशन हो, आई एम नॉट डिमीनिंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम सेइंग कि अगर एक वीकर प्रेजेंटेशन हो तो ऑडियंस में हाँ निकल ही आएगा, छुप गया तो छुप गया। लेकिन वहां पे आपके सामने वो है, लेकिन वो आपको ही इज मेकिंग यू मूव। आप समझ रहे कितना पावर है। तो ऐसी सी बातें, उन्होंने ऐसी सी घटनाएं बताई, तो हमें तो ऐसा लगा यार आज ही से शुरू करो। हालांकि 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 लेकिन जब साधना का पहला दिन होता है, फिर आप देखते हैं कि सुबह सुबह उठना क्या होता है, और उसके पीछे जो आपको और जो फिजिकल एंड्योरेंस के लिए जो आपको ट्रेनिंग्स कराई जाती है, कलरी पैटू सीखना है, आपको सशक्त रहना है, उसके लिए आपको आपका बैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी नेत्राभ्यास है, मुखाभ्यास है, बहुत सारी चीजें। तब समझ आता है कि यार ये तो कोई भी कला ऐसे ही, सिद्धि तो ऐसे ही नहीं मिलती ना, तो प्रसिद्धि भी जी कैसे ऐसे ही मिल जाएगी, यही बात। बिल्कुल। और ये तो है ही, इतनी आसानी से तो जहां जब कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना हो जिसे अपने जीवन में, तो उसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। हाँ, आप आप जैसे आपने ऑन स्क्रीन भी बच्चों को काफी सिखाया है, आपने मेंटोर, आप काफी शोज में रही हैं जैसे सबसे बड़ा कलाकार और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। तो बच्चों को सिखाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि बच्चों के साथ कैसे एक जो उनको पूरी तरीके से एक बनाना और एक एक्टिंग कराना इतना आसान नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे लगता है आपके साथ होता होगा, तो आप जरूर उसे हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों के साथ काम करने का मजा ये है कि आप उन्हें कम सिखाते हैं, आप ज्यादा सीखते हैं। आप उनको ऑब्जर्व ही कर लीजिए ना, क्योंकि जब आप सिखा रहे हैं, एक प्रॉब्लम क्या होती है ना कभी-कभी, जैसे कि यार टीचर होने का बहुत बुरा चीज ये है कि आपका ग्रोथ रुक जाता है, ऐसा कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझे जी लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद एक परफॉर्मिंग, जैसे हमारे सबसे बड़ा कलाकार में आई वाज अ परफॉर्मिंग गुरु, तो मैं खुद भी साथ में ये परफॉर्म करती थी। इस पर अलग, ये खैर अलग बात है, गुरु जैसे शब्द की बहुत ही ज्यादा, वो जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है वो ऐसी शब्दों की जो उनका जो महात्मा है उसको थोड़ा कम कर देती है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई बोलते हुए। तो एनीवेज, जो मेंटोरिंग जब हम करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के आते हैं, दे वेरी रॉ बट दे वेरी अलाइव। वो बहुत ही, मतलब उनके साथ इतने मजेदार किस्से होते हैं सीखने सिखाने के। और जैसे मैंने एक दो चीजें तो ऐसी सीखी कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ, एक परफॉर्मर्स एंजाइटी जो होती है बैक स्टेज आपको, तो बच्चों में आप देखिए, बच्चों में नहीं होती है, बच्चों को लगता है कि यार जो होगा होगा, ठीक है। तो एक बार हमारे एक शो के एपिसोड में एक बच्चा था, उसका वो लेपल माइक जो होता है ना पीछे वो लगाते हैं, और वो बोलते बोलते तो एक बड़े ही इंटेंस मोमेंट में वो माइक उस बच्चे का गिर गया। तो माइक गिर गया, जब पूछा गया बाद में, जजेस ने पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो आमतौर पे मैंने सोचा अगर मैं यहाँ होंगी तो मैं तो बिल्कुल एंजाइटी में हो जाऊंगी, ओ नो। हाँ, और उसने कहा माइक गिर गया, तो बोले किसकी गलती थी, बोला माइक की गलती थी। तो ये जो जी आपको जीवंतता है ना जो बच्चों के साथ जो मिलती है, और आपको सीखने को कितना कुछ मिलता है कि इसने कितनी बड़ी बात कही यार, इज टेकिंग इट सो लाइटली, बिकॉज एक किताब है ना, जी उन्होंने अपनी किताब के अंत में ये लाइन लिखी है कि अ प्ले इज अ प्ले, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक्टिंग भी सिखा रहा हूँ, कैरेक्टराइजेशन भी सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि एक नाटक को कभी कहते हैं ना खेला जाता है, नाटक मंच जी पे होता है, इससे भी ज्यादा जो सही सटीक लाइन है वो है खेला जाना। तो खेल है, जी तो खेल की तरह जी लीजिए इसको। वो बच्चे बहुत सही लेते हैं, बच्चे बहुत सही लेते हैं उस चीज को। ये बच्चों की खासियत भी होती है कि जो वो बेफिक्र होके करते हैं, वो इसीलिए सब कुछ कर भी जाते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। उतनी ही उनमें समझ आने में टाइम लगता है उन्हें कि उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन वो कितना इम्पैक्टफुल रहता है। बिल्कुल आप बिल्कुल। देखे की है वृंदा, मैंने उनका भी देखा है, और सभी बहुत सारे बच्चे वहां से भी आए हैं। अपने हाल ही में बहुत ही बढ़िया जो फिल्म आई छपाक, उसमें काम किया है। और एक तरीके से जो मैं मानती हूँ कि शायद वही आपका एक जो फीचर फिल्म की दुनिया में एक शुरुआत, एक कदम रख के एक प्रॉपरली पर्दे पर आना, वो एक आपकी शुरुआत रही। तो मैं इतने अच्छे टॉपिक पे, इतना जो शायद हमारे जो सामाजिक कुरीतियों को लेके इतना बड़ा मुद्दा उठाया गया इस फिल्म में,
और जी। उसमें एक अभिनय करना, एक पात्र को जीना, आपके लिए वो अनुभव कैसा रहा? छपाक एक तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा था। जब मुझे फ़ोन आया, ऐसे तो हम लोग कास्टिंग वालों की तरफ से फ़ोन आते रहते हैं बॉम्बे में, एंड रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो मैं तो कोई उम्मीद, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया था। तो उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे ये फिल्म बन रही है, आप आइए ऑडिशन दीजिए। तो ऑडिशन दिया और मेघना जी को पसंद आया ऑडिशन। छोटा-सा रोल था, लेकिन डायरेक्टर मैम को बहुत पसंद आया। तो ऐसा हुआ कि जब मैं उसकी शूटिंग के लिए पहुंची, पहले दिन तकनीकी खराबी की वजह से शूट रद्द हुआ। दूसरे दिन भी फिर से तकनीकी खराबी की वजह से, क्योंकि वो जो मेरा एक ही छोटा सा सीन है, मतलब बाकी मैं थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस है, लेकिन जो जी। एक प्रॉपर सीन है, वो क्या ना, वो ट्वाइलाइट सीन है। अगर आप देखें ध्यान से, वो 6-7 संध्या का सीन है। तो उसमें क्या होता था जी। कि करते करते वो संध्या का समय निकल जाता था। उस चक्कर में जैसे भी 3-4 दिन हो गए उसमें इस तरह से। तो वो प्रेशर बनने लगा दिमाग पे कि यार पहली बार तो बड़े पर्दे पे ये काम कर रहे हैं। और जी। हालांकि कैमरा से कोई ऐसा कॉन्शियसनेस होने वाली मेरे साथ वो नहीं था, लेकिन ये जो हो रहा था ना कि आज शूट करना था, पूरा हफ्ता हो गया रोज जा रही हूँ और नहीं हो रहा, जी। वो एक बड़ा एक मतलब यादगार एक चीज हुई। जो मतलब घर फोन करती थी जी। तो पापा कहते थे अरे हो गया, तो मैं कहती नहीं पापा आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। तो बोलते थे नहीं, जी। मतलब ऐसा लगने लगता है ना कि यार मैं ही तो नहीं, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, मैंने तो कोई गलती नहीं की ना। हाँ, जी। मैंने कोई गलती नहीं की, हाँ ठीक है। बट वो होता था कि फिर जिस दिन फाइनली हो गया वो शॉट, तो ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा हाँ परफेक्ट, पहली बार में हो गया। तो ऐसे ऐसे अनुभव हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो हर एक एक्टर के लिए ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। जो भी इस फील्ड में बढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि उनकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए। कईयों को तो क्या यही नहीं क्या लगता। क्या क्या पढ़ना जी। चाहिए, आपने तो क्या बात कह दी, उनको तो पता ही नहीं कि पढ़ना भी चाहिए। जी। जी बिल्कुल। काफी लोग तो कहते हैं कि पढ़ना, आप तो सॉरी मेरा बैटरी स्लो है, सॉरी। तो आपने क्या बोला कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। जी। आप हैरान होंगी जब मुझसे कोई पूछता है और मैं कहती हूँ कि तो भाई तुम एक काम करो, लिखो क्या क्या पढ़ना है। तो कहते कि लिखो लिखो। मुझे तो लगा आप बताओगी कि कौन सा मतलब बॉडी रूटीन्स, हाँ उस पे मेहनत कर जी। लेंगे, कौन सा जिम करें और क्या डाइट लें और स्किन का कैसे ध्यान रखें, बालों का कैसे ध्यान रखें। उनको लगता है कि ये सब भी एक पार्ट है, बट जी। पढ़ना भी होता है इसमें। अच्छा, तो ऐसा एक वो आता है। ये ऐसा नहीं कि मैं उनको बेचारों को वो कर रही हूँ जिनको नहीं पता है, जी। लेकिन जी। जिनको जब पता लगता है फिर उनके ना हाव भाव बदल जाते हैं। उनका इंटरेस्ट, उनको लगता है गलत बंदे से पूछ लिया। क्योंकि जी। हाँ, तो तो एनीवेज ये तो ये तो बहुत मजाक होता है। मजाक की बात हो गई, बट ऑन ऑन अ सीरियस नोट, पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ने से थोड़े से अगर कोफ्त है तो देखिए नाटक, देखिए कम से कम नाटक देखिए। और नाटक देखने का तो एक वो बनाना ही पड़ेगा ना आपको हैबिट, और वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी बने उतना अच्छा है। अच्छे नाटक भी देखिए, जो जी। आपको बोरिंग लगते हैं वो नाटक भी देखिए, वो तो बल्कि ज्यादा जरूरी है देखने। और जिनमें खामियां हैं उन खामियों को रियलाइज कर, मतलब ऑब्जर्व करिए। तो पढ़ना, खासकर साहित्य जो है किसी भी तरह का, आपको पोएट्री अच्छी लगती है, फिक्शन अच्छा लगता है आपको, गद्य जो है जो, या नाटक एज इट इज जो होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, जी। उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर आप लिखते हैं या लिखने के फील्ड में हैं, या कोई थिएटर ग्रुप भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो अच्छा एक और चीज मैं, हाँ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है बोलना, कि कुछ लोग जैसे मुझे बोलते हैं यार दीदी आपका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं कहती हूँ आ जाओ। तो फिर मैं कहती हूँ कि आ जाओ, और तो उनको बोलता है हाँ आ गए, तो अभी तो लीड रोल आ गए ना हम। जब कॉलेज में करते थे तो सबसे पहले तो हम सिर्फ पोछे ही लगाते थे स्टेज के, अब आके एक्टर आके एक्ट करके निकल जाते थे और हम फिर से पोछा लगाते जी। थे। ये बड़ा ही जी। मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये क्या बात हुई, ये तो बेवकूफी हुई। लेकिन नहीं, अगर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन से मतलब जब तक नहीं गुजरोगे तो क्या मतलब है। तो एंड आप एक्टर्स की रिहर्सल देखिए, उनको आप कोई भी थिएटर ग्रुप को वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे सिर्फ रिहर्सल देखने दीजिए, मैं ऐसा बैक स्टेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर इन लोगों को लगता है कि ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके पहले नाटक में लीड नहीं मंच तो पे सेकंड लीड जी। मंच पे आना। जबकि जी। जो नाटक के पीछे जो नाटक चल रहा होता है ना हमेशा, और आप किसी भी अभिनेता से पूछिए, हर एक शो की एक कहानी होती है, हर एक नाटक के पीछे एक नाटक पैरेलल चल रहा होता है हर शो में। और अगर आप उस चीज को मतलब जीते हैं पीछे बैक स्टेज रह के, बतौर एक्टर या बतौर बैक स्टेज आर्टिस्ट, वो भी एक्टर ही होता है, तो वो आप उसको सचेत
देखिए कि क्या हो रहा है। आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए बैकस्टेज अगर आप हैं, सबसे बड़ी बात आप ये ऑब्जर्व, जब मैं बैकस्टेज रहती थी तो मैं बैकस्टेज ये देखती थी कि ये कलाकार है, अभी ये विंग्स में उधर था, ऑडियंस के सामने क्या इमोशन में था, अंदर आया, इसने कपड़े बदले और ये कोई जोक मार गया, चाय का चुस्की ले लिया, इससे हालचाल पूछ लिया, तो कभी-कभी लगता था यार ये तो शायद बेईमानी है, अभी ये उस इमोशन में था, पर लगता है कि नहीं, यही तो स्विच ऑन स्विच ऑफ होना होता है और उसके बाद एकदम आप विंग कवर करते हैं और आप तो ये कम से कम ये एक इस एंगल से देख के आपने ये जिया है, ये भी तो जिए ना, यही तो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। उसके बाद ही तो आप वहां पहुंच पाएंगे जहां पे वो एक्टर इतने स्मूथली ये सब कर पा रहा है। पेशे के लिए खून चूसने वालों और बच्चों के साथ बलात्कार करने वालों को चुना जा रहा है। भाई बंदों पर इंसाफ नाम का जुल्म ढा सको और तुम एक बार नहीं 100 बार ये बच्चा मुझसे छीन कर दिखाओ, पर ये बच्चा मेरा है, समझे? ये बच्चा मेरा है। हम जैसे आजकल एक जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन, तो आप अगर किसी भी एक परफॉर्मिंग आर्ट को अपने हॉबी के रूप में भी रखा हुआ है तो आप इन चीजों में पढ़ने से आप बच सकते हैं। मैं तो खैर मुझे संस्कार में ही म्यूजिक फील्ड से मैं रही, तो वो एक मम्मी से मुझे मिला, लेकिन जो एक आज भी है कि मैं इतना कनेक्टेड हूँ कि मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं इमोशनल होती हूँ, मैं रोती हूँ तो भी मैं गाना गाती हूँ, मैं क्लासिकल गाती हूँ उस टाइम पे, तो वो उस लेवल तक महसूस कर लिया है और वो मैं जब रो के गा लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। तो ये समवेयर एक अपने आप की ही एक थेरेपी है, एक अपने आप को ही ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है। हम दूसरे के बहुत बड़ा कैथारसिस है आपका, जो आप खाली हो रहे हो उससे। और ये जो अभिनय में जो नवरस की जो साधना करते हैं हम, उससे क्या करते हैं हम, एक तरह का अपना एक आप खाली हो जाते हैं, पूरे सारे रसों को आप मतलब जीते हैं और उसके बाद बहुत आसान नहीं, आपको पूरा खाली करके रख देता है वो। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि आप कला की शरण में जा रहे हैं, इस चीज को फील करके उसको एक्सपीरियंस करना, मतलब अपने फियर्स है, अपने जो भी वरीज है उनको फेस करने के लिए। बहुत सुंदर बात कही आपने कि मतलब जब रोने का मन करता है तो क्लासिकल गाती है, क्या बात है, ये कलाकार ही बोल सकता है। और इसकी ये जो आपने मर्म जो आपने समझा है और जो इसको जिया है, ये अगर हम लोग जी पाए और समझ पाए तो हमें कोई मतलब ही नहीं कि अगर मान लीजिए मेंटल आपको थोड़ा सा अपसेट भी हो रहा है तो किसी और दिशा में देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई दवाई नींद की लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम कला का आश्रय लेंगे, साहित्य का आश्रय लेंगे और संगीत और सरस्वती, ये तो सारा विद्या है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और बिल्कुल हम दोबारा कभी किसी और टॉपिक पे आपसे ये चर्चा जरूर करेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगी और आज मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला, बहुत कुछ संगीत की परंपरा के जो आपके अनुभव हैं और उनके क्या पैरेलल्स जुड़ते हैं हमारे, बिकॉज़ परफॉर्मिंग आर्ट से ही है हम लोग, तो बहुत कुछ अच्छे अनुभव और बहुत बेसिकली मुझे लगता है बहुत ही चिंतन वाला एक सेशन रहा, बहुत मजा आया, वी शेयर्ड थॉट्स और वो बहुत, मुझे लगता है वो बहुत लैकिंग होता है। जब भी मैं आजकल कोई भी वो देखती हूँ ना, तो जो थॉट लेवल पे बातचीत जो है मुझे ज्यादा अच्छी लगती है और वो मुझे आपके साथ करने में जो एक बनी ना केमिस्ट्री, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको भी बहुत मजा आया आपसे बात करके और बिल्कुल किसी ना किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे भी और आपसे और चीजें लेंगे, जितनी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो अच्छे बुरे सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल आपसे लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शांभवी। तो चॉइस क्या है तेरे पास? जाके किसी गंदी सी कोठरी में रह ले माताश्री के साथ, जहां तुझे दिन भर कोसेगी तब तुझे तसल्ली मिलेगी, वरना चल बैंक लूटते हैं, क्योंकि जितने पैसे तेरे पास है ना उसमें कोई डिसेंट सा घर मिलना